मैं तौफीक कुरैशी आज आपके लिए लेके आया हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक ऐसी डिजीज़ जो जीएनएम, बीएससी या एमएससी किसी भी प्रकार की नर्सिंग हो या आपका खुद का जीवन हो उसमें इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सीओपीडी। सीओपीडी ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित बीमारी होती है। सीओपीडी की फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब जो धीरे धीरे डेवलप होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, किसी भी वे के अंदर रुकावट जो होगी तो उसको अपने ऑब्स्ट्रक्टिव में रखेंगे। पल्मोनरी से मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। डिजीज मतलब बीमारी है। पहले तो अपने ये क्लियर कर लेते हैं कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कुछ लोग इसको कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, लेकिन ये डिसऑर्डर ना होके डिजीज होती है। तो देखिए, डिजीज और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है। डिजीज होती है किसी स्पेसिफिक प्रोसेस, स्पेसिफिक कोज से, स्पेसिफिक सिम्टम से, जिसका अपने को पता चलता है कि ये स्पेसिफिक ये चीज है, उसको अपने डिजीज कहते हैं। जिसका स्पेसिफिक सिम्टम होगा, स्पेसिफिक प्रोसेस होगा और स्पेसिफिक कोज होगा। और जो डिसऑर्डर है वो होगा कि एक जो नॉर्मल वे में कोई चीज थी उसका खराब हो जाना, जैसे इरेगुलरिटी हो जाना, डिस्टरबेंस हो जाना, इंटरप्शन हो जाना, किसमें, नॉर्मल फंक्शन में। तो ये डिजीज है, डिसऑर्डर नहीं है। वापिस आते हैं अपने इसकी फुल फॉर्म पे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके कुछ और नाम हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। इसको COAD भी कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। इसको COLD भी कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। देखिए, ये होता क्या है आखिर। इसके अंदर अपने दो तरह की डिजीजेस को इंक्लूड करते हैं। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, फेफड़ों से संबंधित है। इसके अंदर दो तरह की डिजीजेस होंगी, एक होगी ब्रोंकाइटिस और एक होगी एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस रिलेटेड है ब्रोंकस से और एम्फाइसीमा रिलेटेड है एल्वियोलाई से। इसमें क्या है, एल्वियोलाई कोलैप्स होगी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर ब्रोंकाइटिस में क्या है, ब्रोंकस है उसका इन्फ्लामेशन होगा, वो सूज जाएगा, उसके अंदर स्वेलोइंग हो जाएगी, उसके अंदर म्यूकस ज्यादा भरने लग जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा गया है। ये देखिए, आपको समझाने के लिए, हेल्दी जो लंग्स है वो ऐसा होगा, उसमें ब्रोंकियोल्स ऐसा होगा, एकदम क्लीन, हवा आराम से आ जा सकेगी। एल्वियोलाई है वो एकदम ऐसे होगी, एकदम क्लीन, जो क्या है, फैल भी सकेगी, सिकुड़ भी सकेगी, जिससे ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अपने शरीर में, अपने एनवायरनमेंट से ले सकेंगे और CO2 वापस एनवायरनमेंट में छोड़ सकेंगे। लेकिन सीओपीडी में क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स ऐसे हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, म्यूकस है, सूज गया है, नैरो हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। और एल्वियोलाई क्या है, एम्फाइसीमा में कैसी हो गई, ये देखिए, ये नॉर्मल और ये एबनॉर्मल। इसमें क्या है, एकदम जैसे गुब्बारा फट जाता है वैसा। अब ये फैल नहीं सकेगी, सिकुड़ नहीं सकेगी, जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट से कैरी नहीं कर सकेगी और जो CO2 है उसको वापस एनवायरनमेंट में नहीं भेज सकेगी। अब बात कर लेते हैं अपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मेनली क्या होता है, ये देखिए, नॉर्मल एयरवे है, इसमें सीलिया है, गोबलेट सेल है, जो कि क्या, म्यूकस को
रिलीज करती है, जो रिलीज होना भी जरूरी है चिकनाहट के लिए, ताकि सूख ना जाए वो जो अपना एयरवे है वो। लेकिन जब स्मोक या जो भी इरिटेंट है जो सीओपीडी में होंगे, वो जब इरिटेशन करेंगे ब्रोंकस में, तो क्या होगा, गोबलेट की संख्या बढ़ेगी, सीलिया डैमेज हो जाएगा, गोबलेट बढ़ेगा, तो वहां पे क्या है, म्यूकस का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इन्फ्लाम्ड होगा और नैरो हो जाएगा ब्रोंकस, और वहां पर म्यूकस है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि ऑल टाइम स्पुटम प्रोडक्शन रहेगा, स्पुटम इसमें सारा दिन ही आता रहता है। सर्दियों में ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और जो स्पुटम है वो मोस्टली ग्रीन और ब्राउन कलर का आता है। लेकिन अपने डिफाइन कैसे करेंगे कि ये ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि एक साल में कम से कम 3 महीने तक यदि कोई व्यक्ति स्पुटम से सफर्ड रहता है, एक साल में कम से कम 3 महीने तक यदि कोई व्यक्ति स्पुटम से सफर्ड रहता है, और ये कंडीशन एक साल से ज्यादा समय तक रहती है, मतलब अगले साल भी यही कंडीशन रही, 3 महीने अगले साल भी, एक साल से ज्यादा समय तक रहती है, तो उसको अपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की श्रेणी में रखेंगे। ऑल टाइम स्पुटम प्रोडक्शन रहता है, एक साल में कम से कम 3 महीने तक उसके स्पुटम से वो सफर्ड रहेगा, और अगले साल भी, मतलब एक साल से अगले साल भी उसको ये प्रॉब्लम अगर रहेगी, तो उसको अपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में रखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी देखिए, ये दोनों की ही है, एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस दोनों में ये पैथोफिजियोलॉजी होगी। क्या, एक तो ये इसको सब जानते हैं, सिगरेट, और दूसरा किसी भी अन्य प्रकार से होने वाला धुआं। ये धुआं या ये सिगरेट का धुआं जब अपने शरीर में जाता है, ब्रोंकस और एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, तब जाके ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा जैसी कंडीशन बनती है। मेन बात यह है कि सीओपीडी रिवर्सिबल नहीं है, सीओपीडी रिवर्सिबल नहीं है, मतलब सीओपीडी को ठीक नहीं किया जा सकता, उसको रोका जा सकता है आगे बढ़ने से, लेकिन जो हो गई है उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता। पहले के टाइम में ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और अस्थमा, ये तीनों डिजीजेस में हुआ करती थी, लेकिन अस्थमा को ठीक किया जा सकता है, इसलिए उसको सीओपीडी से निकाल दिया। सीओपीडी में जो दोनों बीमारियां हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं अपने एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा में क्या होता है, नॉर्मल एल्वियोलाई है, अंगूर के गुच्छे की तरह आपको दिखाई दे रही है, हेल्दी है, एयर के ये थैले हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं जिनमें ऑक्सीजन आती है एनवायरनमेंट से, और ये CO2 को वापस छोड़ती है। इसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। ब्रोंकियोल से ये जुड़ी होती है, ब्रोंकियोल्स के आगे का भाग होता है, लास्ट एंड होता है। और जब एम्फाइसीमा होता है तो क्या होता है, एल्वियोलाई है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसकी जो इलास्टिसिटी है, जो फैलने और सिकुड़ने का गुण है, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो ये एयर को वापस एनवायरनमेंट में छोड़ पाती है, ना ही ये एयर को एनवायरनमेंट से लेने में सक्षम होती है। आगे देखिए, ये ज्यादा क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है कि किस हिसाब से होगा। ये हेल्दी लंग्स है, कुछ ऐसा, और इसके बाद में अगर किसी के एम्फाइसीमा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, छलनी एकदम खत्म हो जाएगा वहां से। इसका जो मेन सिम्टम है वो होता है हाइपरल्यूसेंसी। हाइपरल्यूसेंसी क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन है कि ए लंग विद रिड्यूस्ड मार्किंग ऑन इट चेस्ट रेडियोग्राफ एंड इंक्रीज्ड एरिया ऑफ ट्रांसडिएंसी।
कॉल्ड एज हाइपरल्यूसेंसी, मतलब इसमें आर पार छलनी हो जाना, हिंदी में कहते हैं जैसे छलनी हो जाना, उसको हाइपरल्यूसेंसी कहते हैं। जब अपने चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो कुछ इस हिसाब से चेस्ट एक्सरे दिखाई देता है। इसमें दिखाई दे रहा है ना, व्हाइट स्पॉट से छलनी साफ दिखाई दे रहा है। आगे वाली इमेज में देखिए, उसमें ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। इसमें तो एकदम ही साफ हो गया है ना। कुछ इस हिसाब से क्या है, एक्सरे दिखाई देगा। किसमें? एम्फाइसीमा में। उसमें क्या होता है, हाइपरल्यूसेंसी होती है। हाइपरल्यूसेंसी को हिंदी में कह सकते हैं छलनी हो जाना। डेफिनेशन आपके सामने है, ए लंग विद रिड्यूस्ड मार्किंग ऑन इट्स चेस्ट, रेडियोग्राफ एंड इंक्रीज्ड एरियाज ऑफ ट्रांसिडेंसी हाइपरल्यूसेंसी कहलाती है। इसकी भी पैथोफिजियोलॉजी सेम है, वही सिगरेट जो आजकल हर कोई लड़का फूंकता फिरता है, लड़कियां भी पीने लगी आजकल तो सिगरेट। और ये नॉर्मल स्मोक इसमें जो है मेन पॉजिटिव एजेंट है। स्मोक के अंदर आपको बता दूं, स्मोक चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों ही इसके अंदर क्या है, शामिल हैं। एक्टिव पैसिव स्मोकिंग किसको कहते हैं? एक्टिव तो जो खुद पी रहा है या खुद डायरेक्ट जो धुएं के कांटेक्ट में आ रहा है। अपने सिगरेट स्मोकिंग से एग्जांपल लेके चलते हैं, खुद जो पी रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। लेकिन मान लो कोई घर में पी रहा है, उसका बच्चा पास में खेल रहा है, उसकी बीवी पास में बैठी है, उसकी बहन है, उसका कोई भी यार दोस्त पास में, जब वो पी के जब धुआं छोड़ता है और जब वो दूसरा वाला उसको इनहेल कर रहा है उस धुएं को, उससे जो अफेक्ट होगा उससे भी वो सीओपीडी से ग्रसित हो सकता है। कि कह देगा साहब हमने तो कभी जिंदगी में सिगरेट पी नहीं, हमको सीओपीडी कैसे हो गई? तो जी ऐसे हो गई कि आपके घर में पी रहे थे, आप पास में बैठे थे, उन्होंने केयर की नहीं, आप इनहेल करते रहे, आपको सीओपीडी, वो पीने वाला उसके नहीं हुई लेकिन आपके हो गई। इटियोलॉजी देखेंगे, इसके कोजेज दोनों के, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के क्या क्या हो सकते हैं। सिगरेट वापस घूम फिर के यही आनी है, आंख बंद करके कभी भी सीओपीडी आई वहां सिगरेट स्मोकिंग लिख देना, कोई नहीं गलत करेगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो आपके सामने है, आप सब जानते भी होंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी, ये एंजाइम होता है और ये क्या करता है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी के कारण भी क्या है, सीओपीडी हो सकता है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे? डैमेज होने से, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन इत्यादि से, डैमेज होने से ये क्या है, बॉडी टिश्यू की सुरक्षा करता है। अब जिसमें ये नहीं होगा तो उसकी बॉडी सुरक्षित नहीं हो पाएगी, इस कारण भी सीओपीडी हो सकती है। साइन और सिम्टम क्या होंगे? साइन सिम्टम होगा, प्रोलॉन्ग्ड कफ होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ऑल टाइम स्पुटम होगा, प्रोलॉन्ग्ड कफ होगा, ग्रीन और ब्राउन स्पुटम होगा। आपकी स्क्रीन पे है कि कैसा दिखता है। स्पुटम होता है कफ बलगम, ये किस रंग का होगा? ग्रीन रंग का होगा और ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन ग्रीन रंग का स्पुटम दिखाई देगा, किसमें? सीओपीडी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। ब्रेथलेसनेस होगी, इसमें क्या होगा, मतलब सांस लेने में कठिनाई होगी उसको, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेगा या सीढ़ियां चढ़ लेगा या चल फिर लेगा थोड़ा सा भी, तो उसको क्या है, सांस लेने में कठिनाई होगी। व्हीजिंग साउंड आएगा कब? जब सांस लेगा। व्हीजिंग मतलब सीटी की सी आवाज आएगी, जब सांस लेगा तो उसकी सांस के साथ में सीटी की सी आवाज आएगी। जल्दी जल्दी चेस्ट के इन्फेक्शन से बार बार इन्फेक्टेड होता रहेगा क्योंकि कमजोर है। उसके जो लंग्स के जो निचले हिस्से हैं, लोअर पार्ट हैं लंग्स के, वहां पे क्या है, उसको कोल्ड फील होगा क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह से कैरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको लोअर हिस्सा है जहां तक नहीं पहुंच पा रही ऑक्सीजन, जो लोअर एंड है जहां सबसे लास्ट में ऑक्सीजन पहुंचती है, वहां पे उसको क्या है, कोल्ड फील होगा। ये जो सिम्टम्स हैं ये क्या हैं, सर्दियों में इंक्रीज हो जाएंगे। अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसमें आगे क्या दिक्कत हो सकती है? तो
फर्स्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर किसी को सीओपीडी होता है तो उससे उसका रेस्पिरेशन फेल हो सकता है, वो सांस नहीं ले पाता, फेफड़े उसके फेल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। और सेकंड उसमें जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकती है कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल एक लैटिन वर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि राइट वेंट्रिकुलर जो है वो फैल जाता है और जो पल्मोनरी वेसल्स हैं छोटी वो डैमेज हो जाती हैं, ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होती है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिसको हम बोलते हैं कोर पल्मोनेल। सीओपीडी के कॉम्प्लिकेशंस देख लिए, उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस की कि इसको अपने डायग्नोज किस प्रकार कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री टेस्ट। स्पायरोमेट्री टेस्ट जिसको हम लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है स्पायरोमीटर। इसमें ये माउथ पीस होता है, एक पाइप लगी होती है, ये एक डब्बे के जैसी डिवाइस होती है जिसमें 3 बॉल्स होती हैं अलग अलग कलर की। पेशेंट को इसमें फूंक मारने को कहा जाता है, फिर ये बॉल्स जैसे ऊपर उठती हैं फिर इनका मेजरमेंट कर लिया जाता है। इस डिवाइस को बोलते हैं स्पायरोमीटर। फिर इस मेजरमेंट का अपने आंकलन कैसे करते हैं, 80% या इससे अधिक अगर ये बॉल्स का मेजरमेंट आया है, उसने फूंक मारी है, तो नॉर्मल, 79% से 70% तक माइल्ड मतलब दिक्कत है हल्की, 69 से 60% तक मॉडरेट मतलब थोड़ा ज़्यादा उसको परेशानी है, सीओपीडी के चांसेस हैं, और 59% से कम अगर है तो सीवियर। ये अपने को कैसे पता चलेगा, स्पायरोमेट्री टेस्ट से, जिसे लंग फंक्शन टेस्ट और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और ये स्पायरोमीटर होता है। सेकंड डायग्नोज करेंगे हम चेस्ट एक्सरे से। चेस्ट एक्सरे में हमको क्या दिखेगा, हाइपरल्यूसेंसी, जिसके बारे में मैं सीओपीडी के फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि फेफड़े हो छलनी हो जाते हैं जो एक्सरे में साफ दिखाई देते हैं। फिर हम करेंगे O2 सेचुरेशन टेस्ट, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन जो वो ग्रहण कर रहा है, जो इनहेल कर रहा है, उसमें उसके दिक्कत आ रही है। अपने ने कल सीओपीडी में देखा था प्रीवियस वाले वीडियो में कि उसकी जो ब्रोंकस है और एल्वियोलाई है वहाँ पे उसके दिक्कत आ रही थी, किसमें, सीओपीडी में। इसलिए O2 सेचुरेशन है वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। और ये टेस्ट अपने कैसे कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से कर सकते हैं। कोविड के बाद में इसको तो सब जानने लग गए होंगे पल्स ऑक्सीमीटर को। पल्स ऑक्सीमीटर से हम O2 सेचुरेशन टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में ईसीजी करेंगे, किसके लिए, कोर पल्मोनेल के लिए। और इसमें चेंजेस अपने को मिलेंगे, स्पेशली चेंजेस मिलेंगे अपने को पी वेव और क्यू वेव में। पी वेव है ये चौड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्यू वेव है ये इंक्रीज हो जाएगी, और क्यूआरएस सेगमेंट में भी अपने को चेंजेस इसमें मिलेंगे। इसके बारे में अपने और डीपली जब ईसीजी पे वीडियो बनाएंगे तब अपने इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल टेस्ट। अपने ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो लेवल है इसका डाउन होना या इसकी डेफिशिएंसी होना भी सीओपीडी को कोज करता है। तो इसका लेवल टेस्ट करेंगे जो नॉर्मल होता है 2 से 4 ग्राम लीटर। फिर अपने आते हैं ट्रीटमेंट। अपने देख रहे थे सीओपीडी का मेन कोज था स्मोक। तो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको तुरंत स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए बोलेंगे। अगर वो ऐसे एरिया में काम कर रहा है जहाँ स्मोक होता है, जहाँ जैसे पुराने टाइम में चूल्हे वगैरह होते थे जिससे स्मोक निकलता था, तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। या फिर अगर वो पेशेंट ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो एयर पोल्यूशन से उसको
दूर रहने के लिए, प्रिवेंशन के लिए बोलेंगे, ऐसी जगह जाने के लिए बोलेंगे जहाँ पे पोल्यूशन का लेवल कम हो और एयर पोल्यूशन से वो बच सके। सेकंड है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इन्फ्लामेशन हो रहा था, आपने देखा था सीओपीडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है ब्रोंकस में, एल्वियोलाई में, जिसकी वजह से सीओपीडी कोज हो रहा था, तो उसके रोकथाम के लिए अपने एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में अपने क्या दे सकते हैं, ये सब आप कमेंट्स में बताएंगे। थर्ड है कोर्टिकोस्टीरॉइड। अगर अपने उसको कोर्टिकोस्टीरॉइड दे रहे हैं तो 5 से 40 mg अपने उसको प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं ओरल डेली। और अगर उसको इनहेल करने के लिए स्टीरॉइड देना चाहते हैं तो हम उसको साल्बुटामोल और ट्रिबुटालिन दे सकते हैं। उससे बचाव के लिए हम उसको दे सकते हैं एंटीबायोटिक में दे सकते हैं सेफाक्लोर 500 mg हर 8 घंटे में। और सेकंड चॉइस है अपने पास में सेफेक्सिम 200 mg BD। और यदि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है तो उसको अपने रिप्लेस कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम बुलेक्टोमी कर सकते हैं। बुलेक्टोमी में जो अफेक्टेड जो एल्वियोलाई और ब्रोंकस का जो बड़ा एरिया है उसको काट कर अलग कर दिया जाता है। सेकंड हम कर सकते हैं लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, मतलब जो अफेक्टेड भाग है फेफड़े का, लंग्स का, वो काट के अलग कर दिया जाता है। या फिर जो लास्ट है इसका लंग ट्रांसप्लांट, मतलब पूरा फेफड़ा ही बदल देना। आपको सीओपीडी पे बनाया हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको कौन से नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी आप ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जितने भी आपके नॉन हैं और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।